Hello friends, good morning everyone. So today we are going to solve part B of CSIR NET 2020 exam. So be active and practice all these questions with me. That will help you a lot in your upcoming exam. So let's start with question number 1. Question number 1 here is for the given reaction. यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी गई है. द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इज. सो यहाँ पे हमने बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा. सो फ्रेंड्स, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो देखते ही हमें क्या आइडिया लगता है कि रिएक्शन है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिएक्शन से, बिकॉज लिगेंड इज नॉट ट्रांसफर हेयर, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस. सो रिएक्शन लिया गया है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से, और वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस रहती हैं. First condition is outer sphere reaction are fast when both complexes are low spin. कि जो दो कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों लो स्पिन है. सेकेंड इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज प्रेजेंट. थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to T2G orbital. So if these three conditions are fulfilled or either one of the condition is fulfilled, then outer sphere reactions are fast in all the three cases. Now लुक इन द क्वेश्चन. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन भी हमारे आंसर डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी है. दैट इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज प्रेजेंट. अगर वहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन क्या रहेगी, फास्ट रहेगी. सो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी को, स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड लिगेंड इज फिनेंथ्रीन, एंड फिनेंथ्रीन इज अ वेरी वेल नोन पाई एक्सेप्टर लिगेंड. फिनेंथ्रीन पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है. एंड बी एंड डी ऑप्शन में, दोनों ऑप्शंस में स्लो रिएक्शंस दिखाई गई हैं, बट जैसे ही हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट है तो रिएक्शन स्लो नहीं हो सकती. सो बी एंड डी आर नॉट करेक्ट आंसर्स. सो आंसर इज फ्रॉम ए एंड सी. नाउ in A and C we have ligand is equal to NH3. NH3 is not a pi acceptor ligand. So NH3 के केस में जो rate of reaction रहेगा वो slow रहेगा. But in option number A it shows fast electron transfer. So it is also wrong, and our correct answer is answer number C. Very slow electron transfer when ligand is NH3, and so N is equal to 6. We have only left with our one answer. So answer number C is correct answer of question number 1. Now comes to next question. Correct statement among the following with respect to ionization energy are. तो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेंगी फॉर आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट इज 3 आयनाइजेशन एनर्जी फॉर इंडियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमें इनका थोड़ा भी सीक्वेंस बताना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो इन आवर फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इंडियम एंड एल्यूमिनियम. सो फॉर इंडियम we have electronic configuration 5s2 5p1, and for aluminium it is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. सो अगर हम बात करें पहले 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की, पहली 3 आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होंगी जब 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा. सो फर्स्ट एल्यूमिनियम के केस में भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तो यहाँ पे हमारे पास एक वेल fully filled noble gas configuration आती है, and also in the case of indium we comes with fully noble gas configuration. आगे ऑप्शंस चेक करते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ स्कैंडियम इज हायर देन दैट ऑफ कोबाल्ट. स्कैंडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कोबाल्ट से ज़्यादा रहेगी. तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्कैंडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है, तो इसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होगी अपने अंदर से डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो सेकंड ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर सेकंड इज इनकरेक्ट आंसर तो उससे कौन कौन से ऑप्शन रिमूव हो सकते हैं. तो यहाँ से सेकंड से हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों में सेकंड ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट नहीं है. नाउ कम्स टू थर्ड. आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ सेलेनियम. कि जो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेलेनियम से कम रहेगी. अब देखो इसमें आप
गैलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें 4s2 4p1, यहाँ पे क्या है कि वो ईजिली p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ईजिली रिमूव कर पाएगा, बिकॉज रिमूव करने के बाद उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। बट इन द केस ऑफ सेलेनियम अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो यहाँ पे उसके पास बचेगा 4p3, दैट इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मच लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फुल्ली फिल्ड। सो हेयर gallium require less ionization energy as compared to selenium. So third is very correct. Comes to fourth, ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen. Nitrogen, in the case of nitrogen we have half filled configuration. So यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. So our correct answer is answer number B, third and fourth, because third and fourth options are correct. Okay, now next question, third question. Correct statement for inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy is, it is simply comes to a conclusion that it induction coil stabilize plasma. So answer number C is the correct answer of question number third. Now next question. During the binding of oxygen to myoglobin, consider heme in XY plane, molecular orbital of oxygen and atomic orbital of Fe involved in the formation of sigma bond is. Okay, so this question is basically from bi-inorganic chemistry. So here we have binding of oxygen with porphyrin ring. Here we have Fe as central metal atom and oxygen is bind here. So Fe generally Fe orbital of Fe involved is in the two cases. Here we can see in the two we have two d orbitals, dz square and dxz, and we clearly see that कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे बाइंड हो रहा है डी जेड स्क्वेयर वाले, बिकॉज डी जेड स्क्वेयर का जो ऑर्बिटल होता है वो होता है ना along the orbitals. So इस फॉर्म में ऑक्सीजन जो है अटैच है. सो डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा Fe का. एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है, ऑक्सीजन की जब हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में, सो वहाँ पे क्या होता है कि जो हायर इलेक्ट्रॉन होता है वो फिल करते हैं पाई स्टार में. सो पाई स्टार टेक्स प्लेस इन द बॉन्डिंग. सो हियर आवर आंसर इज आंसर नंबर ए, पाई स्टार एंड डी जेड स्क्वेयर. So this is the correct answer for question number 4. Now fifth question, the pair of compound in which both members show LMCT band in their electronic spectra is. LMCT here is ligand to metal charge transfer. So you just simply have to tell that among which of the following four options have both ligand to metal charge transfer examples. Okay. So here we have bipyridine and phenanthrene, both are pi acceptor ligands. यहाँ पे क्या है, दोनों pi acceptor ligands हैं. और जब भी हमारे जो complexes होते हैं उनमें pi acceptor ligand प्रेजेंट हों तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. यानी उनमें क्या होता है, लिगेंड से मेटल का ट्रांसफर नहीं होता, मेटल से लिगेंड का होता है. बिकॉज लिगेंड में क्या है, पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम मेटल. सो हियर वी हैव मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. जब भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होगा हमारे कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा. तो जैसे हम क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है FeCl4 एंड Fe बाइपिरिडीन. सो यहाँ पे एक केस में क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो यहाँ पे LMCT नहीं हो सकता. इन थर्ड सी ऑप्शन वी हैव ऑल्सो बाइपिरिडीन, यहाँ पे भी नहीं हो सकता. फोर्थ में फिनेंथ्रीन है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता. सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर बी, in which we have Br and O4 ligand. So here ligand to metal charge transfer is possible because in all the other three options we have pi acceptor ligand. So ligand to metal charge transfer is not possible in three cases. So correct answer is option number B of question number 5th. Now question number 6, the pair in which both actinides show +3 oxidation state only is.
कौन से एक्टिनाइड, 2 एक्टिनाइड इनमें से ऐसे हैं जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, यानी +2 +3 एंड अमंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, बट वी हैव टू टेल दैट विच एक्टिनाइड्स शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. So here we have complete series of actinides. Here you have complete series. So अगर हम देखें फर्स्ट AC एक्टिनियम एंड लास्ट लोरेंसियम LR, इसमें हम देखें कि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से रिमूवल करते हैं तो ये एक फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देता है, दैट इज मोस्ट स्टेबल. सो वी हैव एक्टिनियम एंड लोरेंसियम are the only actinides which show only +3 oxidation states. So correct answer is answer number A. Sixth का answer number A. Now question number 7. The reason for significantly high solubility of AgClO4 in benzene than in alkane solvent is. So we have to tell the reason of high solubility of AgClO4 in benzene as compared to that in alkane solvent. So only reason left is the it is basically based on the hard and soft acid base concept. Benzene act as a soft base. So here answer in the 7th question we have answer is answer number D. You also see the bonding between. So we have AgClO4. So it interact with benzene because Ag is a soft base and Ag is a soft acid and benzene is a soft base. So interaction is very strong, soft interaction. So correct answer is answer number D, because benzene is a very soft base. Now question number 8. Complexes showing activity against cancerous cells. कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट कौन से कॉम्प्लेक्सेस इनमें हैं? इनमें कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करते हैं. सो ऑल द 3 कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको रिमाइंड रखने हैं कि ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं दैट शो अगेंस्ट showing activity against cancerous cells. So correct answer is answer number D. A, B, C, all these show activity against cancerous cells. Now come to next questions. Here question number 9. Consider the nuclear reaction. One nuclear reaction is given and we have an unknown quantity that is Y. So we have to tell that atomic number and atomic mass of Y, unknown quantity. So these type of questions are generally very simple. जो रिएक्शन हमें दिया है हमने क्या करना है कि उसमें एक बार एज इट इज आपने उस रिएक्शन को राइट कर लेना है. सो हियर बीटा पार्टिकल एंड अल्फा हैव 2 atomic number and 4 atomic charge. बेसिकली इट इज हीलियम एटम. सो क्या करना है आपने, पहले एटॉमिक नंबर्स को लेना है. जो लेफ्ट साइड में जो भी एटॉमिक नंबर्स हैं उन सबको 92 - 1 + 2 इज इक्वल टू Y + 2. Here gamma particle have 0 atomic number and beta capture here is 2 and 1 has +1 charge, so here +2 charge overall. So Y value come here is 91. Similarly आप क्या कर सकते हैं कि atomic mass को भी ऐसे चेक कर सकते हैं. So our answer is answer number B. Answer number B, Y 91 to 38. Now question number 10. The order of rate of substitution of chloride by pyridine in the following complexes. So हमें 3 complexes यहाँ पे दिए हैं. हमने बताना है कि इसमें rate of substitution of chloride by pyridine. pyridine कौन से क्लोरीन को सबसे फास्टली क्या करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा. तो हमने ये चेक करना है. तो इसमें कैसे बता सकते हैं हम? बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस. एग्जाम्पल्स निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम. All the 3 are related to 3 transition series. Nickel is from first transition series, palladium is from second and platinum is from third transition series. So जैसे हम बात करें कि transition series lower the
पीरियड होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाता है. In nickel we have 3d orbital interaction. In palladium we have 4d, and in platinum we have 5d. So 5d का जो interaction होगा due to high polarizability of d orbital, it interact strongly with the ligand and it's hard to substitute the ligand. 5d क्या होगा, हाईली पोलराइजेबल होगा, तो ये लिगेंड के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उसको रिप्लेस करना, वहाँ से सब्सटीट्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स वाई करेक्ट ऑर्डर इज निकल, देन पैलेडियम एंड देन प्लेटिनम. सो आंसर, करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, 1, 2, then 3. Now next question, the number of geometrical isomers of complexes. Here one complex is given, you simply have to tell them the number of geometrical complexes, कि इसमें number of geometrical complexes कितने रहेंगे. तो geometrical complexes basically क्या होता है कि cis trans या फिर facial and meridional. facial meridional होते हैं जहाँ पे 3 equivalent ligands present हों, उन्हें हम बोलते हैं फेशियल एंड मेरिडियोनल. सो चेक करते हैं इसमें एक बार. ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे, देखिए एक बार फर्स्ट केस में हमने लिया है PPH3 लिगेंड्स को फेशियल फॉर्म में. फेशियल फॉर्म होती है इस तरह से, और मेरिडियोनल होती है जिसमें एक जो 3 सिमिलर लिगेंड्स हैं उनमें से एक लिगेंड जो है वो 180 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री के एंगल पर रहे. सो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे लिया है तीनों P को फेशियल, और CC वाले लिगेंड्स को हमने लिया है सिस पोजीशन पर. सेकंड में CC वाले रहेंगे सिस पोजीशन पर, और PP वाले यहाँ पे आ जाएंगे मेरिडियोनल में. थर्ड में ऑल्सो मेरिडियोनल एंड CC रिमेन्स एट ट्रांस पोजिशन. सो इन 3 पोजिशंस के, इन 3 आइसोमर्स के अलावा यहाँ पे और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स इज आर 3. Question number 12 is, I2 is boiled in the solid as well as in gas phase. However, in acetone and ethanol, it turns brown. Choose the correct statement for this color change. I2 is generally boiled in solid and gas, but with acetone and ethanol, it turns brown. Why? What's the reason? So here read out this information. Iodine in ether, alcohol, ketone, pyridine are brown or yellow due to the formation of charge transfer complex. Wine in acetone and ethanol, it is donate electron density from lone pair of sigma to sigma star of iodine. Okay, so comes with the option. First is dissociation of I2 in atomic state. Second, interaction of low-lying sigma star orbital of iodine with lone pair of O. Third is formation of charge transfer complexes. So we simply see that option number B and C are correct answers. So answer is answer number D. 12th का answer number D. Now question number 13. Choose the correct order of energy of 2 sigma g and 1 pi u molecular orbital of B2, C2 and O2. So यहाँ पे आपको पहले इन तीनों के लिए एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने होंगे. सो B2, C2. अब सिंपली एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे लेस देन 14 हो या फिर इक्वल टू 14 हो, वहाँ पे क्या रहता है, जो होता है sp मिक्सिंग होती है, बट लेस ग्रेटर देन 14 में मिक्सिंग नहीं होती. सो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है थोड़ा फिलिंग में बस एक ऑर्बिटल का डिफरेंस रहता है. B2 और C2 में आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई, then sigma, then pi star, then sigma star. But in O2, which have 16 electron, 8 for 1 oxygen and 8 for second oxygen, so total are 16 electrons present. So here sigma have, here this sigma, first sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Now
कम्स विद सिग्मा। यहाँ पे जो सिग्मा, जो फिफ्थ नंबर पे जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम रहेगी, बट इन द केस ऑफ number of electrons less than or equal to 14 we have energy of pi orbitals lower than that of sigma। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है फिलिंग में। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इन द केस ऑफ B2 and C2 we have last electron enter in pi orbital, but in the case of O2 last electron enter in pi star orbital। Now comes to the option 2 sigma g greater than 1 pi u for all three cases, no। 2 sigma g 1 pi u for B2 and C2। अब चेक करना है कि क्या सिग्मा जी की जो एनर्जी है वो पाई यू से ग्रेटर है। अब यहाँ पे B2 और C2 के केस में अगर हम देखें तो सिग्मा की एनर्जी जो है, सिग्मा टू की जो एनर्जी है वो पाई से ग्रेटर है। सो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आंसर नंबर बी है वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। अब और ऑप्शंस को भी डायग्राम से रिलेट करके देख सकते हैं। सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। 14th is natural product that give a signal at del 1 to 18 ppm in its 13C NMR spectrum। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी देख सकते हैं जब आपको ये चारों स्ट्रक्चर्स पता हो, एंड दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स। सो ऐसे क्वेश्चंस को लीव करना ही बेटर है, बट हेयर वी हैव आंसर इज कैम्फर इन द एज क्वेश्चन नंबर 14 have answer number B camphor। Now question number 16, correct order of carbonyl stretching frequency for the given compound is। you just have to simply have to tell the carbonyl stretching frequency order for the given compounds। so first here is ketone, second is ketene, and third is also ketone। difference between A and C is we have a strained ring in the case in the option number A, and in the C we have simple acetone। सो हेयर अगर आप वैल्यूज़ को चेक करें तो यहाँ पे जो कीटीन की वैल्यू रहती है वो होती है अराउंड 1900 से 2150, एंड जो नॉर्मल कीटोन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1700 से 1725। बट सो कीटोन की जो वैल्यू है वो कीटीन से काफ़ी कम रहती है। सो यहाँ पे जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, बी की ग्रेटर रहेगी। और अगर हम बात करें ए और सी की, तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला है इस यहाँ पे हम एस करेक्टर चेक करेंगे, बिकॉज अंदर क्या होता है, रिंग जितनी लेस मेंबर्ड होगी उसके इंटरनल एंगल उतना कम होगा और एक्सटर्नल एंगल उतना ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल ज़्यादा होगा तो उसका एस करेक्टर भी ज़्यादा होगा। एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे ए की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कीटोन की जो नॉर्मल वैल्यू रेंज होती है उससे ज़्यादा रहेगी। सो फर्स्टली वी हैव बी, देन ए, देन सी। सो हियर आंसर इज आंसर नंबर डी। B, A and C is the correct answer according to the given values of stretching frequency in IR spectroscopy। Now 18th question, correct order of the pKa value of the following compound। so pKa value अगर हमें चेक करनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर राइट कर सकते हैं। फर्स्ट इज 3 मेंबर्ड रिंग, सेकेंड इज 5 मेंबर्ड एंड थर्ड इज 7 मेंबर्ड रिंग। सो हेयर अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात करें तो एसिडिक करेक्टर एक प्रोटॉन अगर हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से इन द फर्स्ट केस, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास फर्स्ट केस 3 मेंबर रिंग में अगर एक प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स एंटी एरोमेटिक। इन द सेकेंड केस वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, so it is aromatic, and in the third case we also have even number of lone pairs, so it is also anti aromatic। so जो B वाला ऑप्शन यहाँ पे है, B का एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी B की जो pKa वैल्यू है वो सबसे कम रहेगी, बिकॉज pKa वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। सो अगर हम इससे अपने ऑप्शंस में चेक करें तो क्या होगा,
बी का जो एसिडिक करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगा, और तो बी की pKa वैल्यू सबसे कम रहेगी। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी की pKa वैल्यू सबसे कम है। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. Now comes to next question, question number 19. The following carboxylic acid undergo decarboxylation upon heating. Ease of decarboxylation. हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड है जो easily decarboxylation कर सके. So it's very easy. In the first case, जैसे यहाँ से CO2 का रिमूवल होगा, so it leaves with a negative sign. In the second case also it's leave with a negative sign. In the third case it's also. So अगर फर्स्ट केस में हम चेक करें तो यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इट्स वेरी अनस्टेबल because there is no chances to provide it stability, but in second and third case we have some but chances to provide it little bit stability to the negative charge. So option number A should be at last. Now come to the option number A should be at last. So our correct answer is answer number B, C, B and A, because A is very highly unstable due to no stability provide to the negative charge. So its correct answer is answer number B. And the last question from today is question number 20. Correct IUPAC naming for the following molecule is. So you just simply tell the IUPAC name of the following molecule. So यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रियोरिटी वाइज हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपाइल रिंग लगी हुई है नीचे, एंड डबल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम देयर. We have to start numbering from here. Just simply change from here. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So according to this numbering, check from the options. First is 1 propyl, 2 ethyl. बट यहाँ पे हमें क्या है कि जो ABCD वाला ऑर्डर होता है वो भी फॉलो करना होता है. सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज E comes first then P. Second is 2 ethyl, 4 dimethyl, 1 propyl cycloheptane. बट यहाँ पे यहाँ पे E है, then M, then P. In the third we have first ethyl. Ethyl is at third position, so it will not be our answer. In D we have first D, 1 dimethyl. So here if we go according to the rules of ABCD, that alphabetically it comes at the first, then last at the last, then we have left with the answer number B. That is the only correct answer in this case. So question number 20 have answer number B as the correct answer. So guys, if you have any doubt, then please do response in the comment box, and also ask questions if you have any doubt related to these questions that we have done today. So leftover questions we will do in our next video. I hope you will like the video. So if you like, then please subscribe my channel. I hope you will like all the videos. Thank you so much for watching.